ऐसे मूल कर्तव्य तो निरर्थक घोषणाएं मात्र है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल संविधान के पन्नों की सिमट कर रह जाएंगे। तो हमारे संसद के लोगों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये निरर्थक घोषणाएं मात्र नहीं है। हमारे देश में भी लोग पढ़े लिखे हैं, इतनी साक्षरता है, अगर कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का निर्वहन करे तो ठीक, नहीं तो उसका संस्कार है, और जब संस्कार ही गड़बड़ होगा तो अधिकारों को बाध्य करके भी नहीं दिलाया जा सकता। लेकिन वैसे भी भले ही यह प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन समय समय पर संसद इसे कानून बना करके कुछ ठोस प्रावधान बनाएगी, जिसकी वजह से लोगों को उन कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए, मानने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य किया जाएगा। कहा बनाया कोई ऐसा कानून? कहा हाँ बनाया है। हमने मूल कर्तव्य के तहत इनको कहा है कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करो। हमने ध्वज संहिता अधिनियम 2002 लाया है, जिसके माध्यम से ध्वज का सम्मान न करने पर हमने दंड का भी प्रावधान किया है। हमने इसके क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए हैं। ये निरर्थक घोषणाएं मात्र साहब नहीं है। अब आपके संविधान में नहीं है तो आपको बुरा लग रहा है कि भारत वाले इतना अच्छा संविधान कैसे बनाते चले जा रहे हैं। जाके देखो सोवियत संघ में, रूस में भी मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, वहीं से प्रेरित होकर तो हमने लिया है। इतिहास और एंट्री समझ में आ गई? एक सौगात आपके लिए। नए साल पर जीएस वर्ल्ड लेकर आया है कुछ खास तोहफे आपके लिए। तो इस तोहफे से कुछ लोगों को अफसोस तो होगा जो लोग पहले से शामिल हो गए, लेकिन एक मौका, आखिर हर लोगों की डिमांड पिछले कुछ दिनों से बच्चों की हमारे पास भी थी। बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे आसपास के बच्चे थे जो अभी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी भी चाह थी कि जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आए, इमरान सर के सामने आए, सूर्यवंशी सर के सामने आए, राजेश मिश्रा सर के सामने आए, और हम भी कुछ अपने सिविल सेवा की तैयारी के कुछ बेहतर क्रांति लेकर के आए। अभी हमारे सामने एक मैसेज आया है, प्रबंधन द्वारा नए साल पर ऑनलाइन के सभी कोर्स पर पुराने नए सभी स्टूडेंट को, पुराने नए, चाहे वो नया हो चाहे वह पुराना हो, सभी स्टूडेंट के लिए 20% छूट देने का निर्णय लिया गया है। 20%, नॉट 5%। अभी तक जीएसडब्ल्यू इमरान 5 पर 5% छूट मिल रहा था, 20%। एक बेहतर ऑफर, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे पीसीएस मेंस, चाहे प्रीलिम्स हो। अभी भी जस्ट मैसेज शायद नीरज सर ने क्वेश्चन कराया है, दिव्यसेन सर जी का मैसेज अभी आया है कि प्रबंधन द्वारा नए साल पर ऑनलाइन के सभी कोर्स पर पुराने नए सभी स्टूडेंट को 20% छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पहले के सभी कोड बंद करा कर नया कोड जारी किया जा रहा है, जो आज दिनांक 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक 20% छूट के साथ लागू होगा, और 4 जनवरी के बाद वह वैसे ही लागू हो जाएगा जैसे पहले लागू था। तो अब आज से लेकर के 4 जनवरी तक जो हमारे कोड का यूज करेगा जीएसडब्ल्यू इमरान 5, जो हमारे कोड का यूज करेगा जीएसडब्ल्यू इमरान 5, जीएसडब्ल्यू इमरान 5 कोड का यूज करने के पश्चात आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। 18 दूना 36, इसका मतलब 18,000 के एडमिशन लेने पर आपको 3600 रुपए की छूट मिलेगी हमारे कूपन का यूज करने के बाद। और अभी आपको मिलता था लगभग शायद 18,95, 900 की छूट मिलती रही होगी 5%। तो आपके लिए विशेष था, ये मैंने अनाउंस कर दिया। कल करंट की क्लास में भी विस्तार से बता देंगे। एक बेहतर अवसर, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जो मेंस में जुड़ना चाहते हो या एनसीईआरटी बैच में जुड़ना चाहते हो, एनसीईआरटी की फीस 5500, 20% का डिस्काउंट, तो तमाम चीजें की आपकी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। तो जितने भी साथी क्लास में हैं सबको आप बता दीजिए कि इमरान सर के कूपन कोड का यूज करिए, लेकिन कूपन कोड मेरा चेंज हो जाएगा। अब आपको लिखना पड़ेगा 20% डिस्काउंट चाहिए ना, तो अब लिखना पड़ेगा जीएसडब्ल्यू इमरान 20। देखिए 420 नहीं भाई, केवल 20 है, ऐसा मत कोई नया लकब दे दीजिएगा आप लोग। इमरान जीएसडब्ल्यू इमरान 20। अभी हम लोग कूपन कोड की ही बात कर रहे थे। देखिए 5 समाप्त हुआ, 31 से 4 के बीच 5 समाप्त हुआ, मेरा कोड दूसरा जनरेट होकर के शायद ये एक्टिव हो चुका होगा।
GSW इमरान 20, GSW इमरान 20, GSW इमरान 20, GSW इमरान 20 से आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट इस कोड से। तो आपके पास एक बेहतर अवसर है। हाँ, जो ले चुके हैं, अभी बहुत सारे आपके साथी होंगे जो नहीं लिए हैं, ये नए साल पर इनको विशेष ऑफर दिया जा रहा है नए स्टूडेंटों के लिए। जो अब तक इनरोल नहीं हो तो उनको आप अपने आसपास के लोगों को बता दीजिएगा कि जो हमने तो ले ही लिया है, हम तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन अब तक किसी कारण से नहीं ले पाए तो आप कोर्स ले सकते हैं इमरान सर के कूपन कोड का यूज करके। GSW से इमरान 5 नहीं 5 का यूज करके, तो 5% का डिस्काउंट हमने लिया था, आप 20%, केवल 4 दिन के लिए ऑफर है ये। 5 जनवरी से फिर से वही फीस हो जाएगी जो आपने दिया है। केवल 4 दिन में नए साल के लिए बेहतर सौगात GS वर्ल्ड लेके आया है, 20% का डिस्काउंट। तो कूपन कोड यूज करिए GSW इमरान 5। चलिए, तो यहां तक मुद्दे आपको क्लियर हो गए। अब आपको लेके चलते हैं। देखिए 19 पॉइंट को ऐसे हमने प्रीलिम्स में भी आपको डिस्कस शायद किया रहा होगा। स्रोत इसका रूस से है, हमने रूस से इसको लिया है। इसको रूस से लिया है, भाग 4 का के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 51 का में इसको हमने स्थान दिया है। यह मूल संविधान में नहीं था, सरदार सरोवर सिंह की सिफारिश पे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। मूल संविधान में 10 थे और वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है। इतनी बातों को आपको संरचना में याद रखना है। चलिए, प्रारंभ में 10 थे, वर्तमान में 11 है और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब मेंस पे क्या सवाल बनेगा? मेंस में पहला सवाल बनेगा, इसकी विशेषताएं बताइए। इसकी विशेषताएं में आप कहिएगा, पहला पॉइंट ये कि यह प्रवर्तनीय नहीं है। यह प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसको न्यायालय के द्वारा कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है। न्यायालय के द्वारा कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है। कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल हमारा तो नहीं है, ऑप्शनल ज्योग्राफी है, ऑप्शनल हिस्ट्री है, ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। इन 3 सब्जेक्टों पर भी मिल जाएगा छूट आपको 20% का। अभी ऑप्शनल में ले लेंगे। नहीं, डाउनलोड हो जाएगा रंजना। आप 95 वाले नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 9560892979 पे कॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। पूछ लीजिएगा प्रोसेस क्या है। अब आपको ये जानना है कि सर वो 11 मूल कर्तव्य है कौन, क्योंकि मेंस में एक ही सवाल बनेगा, मूल कर्तव्य क्या है, इसकी संरचना को स्पष्ट करते हुए मूल कर्तव्यों को गिनाएं। तो मूल कर्तव्य आप क्रम से पूरा न भी लिख पाए 11, तो कम से कम उन 11 मूल कर्तव्यों के बारे में कुछ तो डिस्कस आपको करना होगा। जैसे अनुच्छेद 51 का पहला मूल कर्तव्य क्या है? भारत के संविधान, इसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। जो भारत का संविधान है, जो इसकी संस्था है, राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है, उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए, रिस्पेक्ट दीजिए उनको। लेकिन यहां पर राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत नहीं है, इस शब्द का ध्यान देना है। यहां पर
राष्ट्रगीत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां पर राष्ट्रगान शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला कर्तव्य है, अपने कर्तव्यों को भी नोट कर लीजिए। 12 से 36 तक बहुत अधिकार बता दिया गया आपको। दूसरा कर्तव्य आपका क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करिए। आदर्श आइडियल व्यक्ति भी हो सकता है, आइडियल मूल्य भी हो सकता है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन के जो भी आदर्श हैं, स्वतंत्रता संग्राम जितने भी हैं, जितने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी व्यक्ति थे, और उसके अंतर्गत जो मूल आदर्श थे आइडियल, जैसे अहिंसा, सांप्रदायिक सौहार्द, इन सारे तत्वों का भी आदर रखिए और उसको अपने देश के बीच बनाए रखिए। जब हमने उन तत्वों के, उन आदर्शों के माध्यम से अंग्रेजों से जंग जीत ली, तो क्या अब आजाद हिंदुस्तान में रह करके हम लोग सही से रह भी नहीं सकते? अगर उन चीजों को अपना कर रखें, अगर सभी धर्मों के लोग एक साथ रहें, अगर अहिंसा से हम लोग दूर रहें और धार्मिक सौहार्द को बनाए रखें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना पड़ेगा। तीसरा, भारत की संप्रभुता, नहीं हिंदी का तो नहीं अभी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करिए। ये संप्रभुता क्या है? जो देश हमारा आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, यही देश की संप्रभुता है। एकता और अखंडता क्या है? धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, भाषाई आधार पर, कल्चर के आधार पर, संस्कृति के आधार पर कोई भी वैमनस्य नहीं होना चाहिए। देश को एक सूत्र में बांध कर रखना चाहिए। तो हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे हमारी देश की एकता और अखंडता पर कोई प्रभाव पड़े, जिससे हमारे देश की संप्रभुता कहीं से भी कमजोर होती नजर आए। ऐसा हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि देश की संप्रभुता और उसकी एकता और अखंडता की रक्षा करें। 3 कर्तव्य आपके मिल गए। पहला, संविधान का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का सम्मान करिए। दूसरा, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का सम्मान करिए। तीसरा, देश की एकता और अखंडता और भारत की संप्रभुता की रक्षा करिए। और एक रक्षा और बताई गई है कि देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। देश की सेवा क्या है? देश के द्वारा बनाए गए कानूनों का ईमानदारी के साथ पालन करना, राज्य के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को समझना, राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, यही देश की सेवा है। और क्या करेंगे देश की सेवा में आप? और जब जब सरहद पे अगर हमारा देश खतरे में हो, तो ये मायने नहीं रखता कि हम बीएसएफ के जवान हैं या नहीं। ये मायने नहीं रखना चाहिए कि हम सीआईएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, या फिर हम बॉर्डर पुलिस फोर्स में हैं या नहीं। अगर देश हमारा बॉर्डर पर खतरों से जूझ रहा हो, और अगर हमारा देश आह्वान करे, एक आवाज लगाए, बगैर इस बात को सोचे, बगैर अपनी जान की परवाह करे, सरहद पर अपने खून का एक कतरा न्यौछावर कर देना है, यह भी हमारा कर्तव्य है। बहुत सारे खून की बलिदानी के पश्चात आज हम आजाद भारत के अंतर्गत हैं। लेकिन जब अगर देश सरहद पर, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्ला हो, चाहे श्रीलंका, जब सरहद पर कोई मुसीबत होगी, अगर देश अपनी जनता से आह्वान करेगा और बुलाएगा, तो बगैर कुछ सोचे, किसी की मोह माया किए, हम राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दें, यह भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। बगैर ये सोचे, ये जिम्मेदारी तो सेना के जवानों का है। भारत माँ की रक्षा या भारत देश की रक्षा या इस हिंदुस्तान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम 125 करोड़ की भारतीयों का है। केवल उन सेना के जवानों की ही नहीं है, वो तो एक ऑफिशियली रूप में तैनात किए गए हैं। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति ये निष्ठा होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमारा ये प्रेम होना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य बनते हैं। इन कर्तव्यों के बगैर क्या मतलब है अधिकार का? ताली एक हाथ से बजेगी। हम तो एक समाज थोड़ी सी सरल कहावत को मानते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बजती है। राज्य कब तक बजाएगा? अभी तो बजाओ देश के लिए, तब देश आगे बढ़ पाएगा। ये आपका चौथा कर्तव्य है। अब आइए 5वें कर्तव्य की तरफ आपको आगे लेके चलते हैं। और 5वें कर्तव्य के रूप में फ्रेंड ध्यान रखिएगा, नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग देना। कुछ लोग होते हैं, चाहे वो ट्रेनों में सफर करें, चाहे बसों में, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे पार्कों में, चाहे सिनेमा घरों में रहे, चाहे स्नानागारों में, हमेशा
चिंगारी लगाने का ही काम करते हैं। अगर दो लोग देखा, अरे हिंदू मुस्लिम एक साथ, सिख भी बैठा है, अरे पता है हिंदू धर्म के लोग हैं, ये पता है, कहाँ यहाँ बैठ गए, धर्म भ्रष्ट हो गया तुम्हारा। कितने प्यार से गंगा जमनी तहजीब से वो पारे हिंदुस्तानी एक साथ बैठ के कंधे से कंधा मिला करके पराठा सब्जी का नाश्ता कर रहे थे, और आप आके ऐसी चिंगारी लगा दिए, दूसरे दिन से हिंदू अलग बैठ रहे हैं, मुस्लिम अलग। ऐसा नहीं होने देना है। यह आपका परम कर्तव्य है कि नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाइए, अपने भाषण के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, या किसी भी रूप में देश के प्रति आपका यही कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक के बीच बंधुत्व की भावना को लाएं। बंधुत्व का भावना का मतलब किसी भी आधार पर, किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं, एकता की भावना होनी चाहिए। और साथ ही साथ धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करें। भारत एक विभिन्न धर्मों वाला देश है, भारत एक विभिन्न भाषाओं वाला देश है। भाषा के नाम पर किसी की आलोचना मत करिए, किसी की अवहेलना मत करिए, बल्कि उसकी अनूठी संस्कृति को आप गौरवान्वित होइए। क्या शानदार है, राजस्थान जाके मजा आ गया। आपकी जो ये पगड़ी की संस्कृति है ना, जब आप पगड़ी पहनाते तो ऐसा लगता है कि हमें मिस इंडिया का, पूरा मिस वर्ल्ड का ताज पहनने को मिल गया है, या मिस्टर वर्ल्ड का ताज पहनने को मिल गया है, ऐसा एहसास होता है। तो तहजीब राजस्थान से आपको और दूर करेगी कि और करीब ले जाएगी, और करीब ले जाएगी। जब कोई मराठी आपके साथ हो, कि आपकी मराठी भाषा में मिठास है, आप बोलते हो तो अपनापन सा झलकता है, आपकी अवधि में मिठास है। ये नहीं बिहारी देखो आगे है ट्रेन में, ऐसा नहीं बोलना है। इन भाषा के अनूठी संस्कृति को आपस में सजो कर रखना है, इस भाषाई और धार्मिक बहुलता की रक्षा करना है। होली में, दिवाली में मुसलमान भाई भी पटाखे दगाएं और अबीर उड़ाएं, और ईद के त्यौहार पर हिंदू धर्म के लोग भी आगे बढ़कर गले मिलें, और बैसाखी में सब एक साथ डांडिया नाच करें, तब हिंदुस्तान होगा। बगैर इसके एक्चुअली हिंदुस्तान नहीं होगा। लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे तत्व हो गए हैं, इस समरसता को, इस भ्रातृत्व की भावना को, इस भाषाई बहुलता को और इस धार्मिक बहुलता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति। अगर हम एक पढ़े लिखे नागरिक हैं, एक बात याद आती है इसी बात पर, जब मौलिक कर्तव्य की बात आती है तो अक्सर ये बात याद आ जाती है हमको। सच कहे ना, हमारा उद्देश्य बहुत गलत हो गया। हमने पढ़ाई के उद्देश्य को सिर्फ नौकरी मान लिया, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए आज देश का 70 से 80% युवा डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में इसलिए है, पढ़ लिख के डिप्रेशन में है, बीए एमए करने के बाद डिप्रेशन में है, रिसर्च पीएचडी करने के बाद डिप्रेशन में है, 2 इंटरव्यू देने के बाद डिप्रेशन में है, क्योंकि उसने पढ़ाई का मकसद नौकरी मान लिया, इसलिए वो डिप्रेशन में है। नौकरी एक साधन हो सकता है, नौकरी एक जरूरत हो सकती है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। शिक्षा का उद्देश्य पहला है एक अच्छा व्यक्ति बनना, वंचित तबकों के प्रति संवेदनशीलता होना, देश के प्रति प्रेम होना, लोगों के प्रति प्रेम रखना, भ्रातृत्व की भावना रखना, एक अच्छा व्यक्तित्व बनना, एक अच्छा इंसान बनना। यह है पढ़ाई का मतलब। पढ़ाई का मतलब आपने नौकरी मान लिया इसलिए तो आप डिप्रेस हैं। ये नौकरी वोकरी नहीं है, ये तो साधन है, एक उद्देश्य है। और जिस दिन शिक्षा की तरह लोगों ना, ज्ञान की तरीके से एक बेहतर व्यक्तित्व के विकास में आगे बढ़ोगे, नौकरी अपने आप आपके पास आ जाएगी। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो गए, बस हम भले ही पढ़े मौलिक कर्तव्य को, लेकिन अभी यहाँ उत्तर आएगा तो लिख देंगे हाँ मौलिक कर्तव्य के तहत ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाहर जाकर के अगर कहीं चिंगारी का मौका मिला तो तुरंत लगा देंगे। आप ऐसे नहीं है, मेरा मतलब ये कदापि नहीं है, लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको संभलना होगा, तब देश की एकता और अखंडता को बचाए रखता है। तो अपने कर्तव्यों का अगर प्रत्येक व्यक्ति केवल निर्वहन कर देना, तो इस भारत के बहुलता वाले देश में कोई भी कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, कोई भी सौहार्द नहीं होगा, जिसकी वजह से पिछले 400-500 सालों से हम अपनी तहजीबों की वजह से, अपनी संस्कृतियों की वजह से, अपनी इन सारी बहुलता के बीच भी अपनी एकता के लिए जाने जाते हैं। आने वाले 100 साल तक ऐसे ही जाने जाएंगे। नई धार्मिक सांप्रदायिकता जो सर चढ़ के बोलती है पढ़े लिखे लोगों के बीच, इससे कई बार चिंताएं होती हैं। आखिरकार इससे बेहतर तो हमारे दादाजी लोग थे जो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन कम से कम उनके बीच सामंजस्य तो बेहतर था। वो धार्मिक सौहार्द को तो समझते थे, वो गरीब और वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता तो रखते थे,
लेकिन हम पढ़ लिख कर केवल PCS प्री क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन इंसानियत को भूल चुके हैं। उस इंसानियत को भी बना कर रखना, ये सिखाता है मूल कर्तव्य आपको, ये देता है मूल कर्तव्य। और साथ ही साथ तीसरी बात को ध्यान रखिए, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग देना। प्रत्येक युवा का यह कर्तव्य है कि हमारे समाज के भीतर ऐसी कोई भी प्रथाएं, ऐसी कोई भी परंपराएं, ऐसी कोई भी रीतियां, ऐसी कोई भी रूढ़ियां अगर विद्यमान हैं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं, तो ये मत डरो दुनिया क्या कहेगी, ये मत डरो लोग क्या कहेंगे, ये मत डरो समाज क्या कहेगा, उन रीतियों को अपने समाज से उखाड़ के फेंक दो, ये भी आपका कर्तव्य है। इस वजह से महिलाओं का और बच्चियों का, बहुओं का, लड़कियों का शोषण मत करना कि हमारे घर में लड़कियों का यह अधिकार तो दादा के समय में भी था, तो आखिर हम कैसे आज़ादी दें अपनी बेटियों को। दीजिए आज़ादी। दादा को पढ़ने का अवसर नहीं मिला था, आपको पढ़ने का अवसर मिला है, वंचित वर्गों के दर्द को जानने का अवसर मिला है, आपके अंदर संवेदनशीलता है, आप आगे बढ़िए, ये आपका कर्तव्य बनता है। ये छठा कर्तव्य है आपका। और आपका सातवां कर्तव्य क्या है कि सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना। कंपोजिट कल्चर, ये सामाजिक संस्कृति क्या है? कंपोजिट कल्चर का मतलब जो मिली जुली संस्कृति है, जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, इस मल्टी कल्चरल सोसाइटी, मिली जुली संस्कृति, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न रीति रिवाजों के लोग जो एक साथ रहते हैं, इसको बिगाड़िए मत साहब, इसकी रक्षा करिए, इसकी रक्षा करिए, इसको बचा के रखिए। यही हमारे भारत की पहचान है, इसे मत छोड़ने दीजिए। जिस तरीके से संविधान कहता है, ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है ना, तो हमारे देश का मूल ढांचा हमारी संस्कृति है, हमारी सामाजिक संस्कृति, जिसको कंपोजिट कल्चर कहा जाता है, जो सभी धर्मों से मिलकर बना है, जो सभी भाषाओं से मिलकर बना है, जो अमीर और गरीब से मिलकर बना है, जो सभी परंपराओं से मिलकर बना है, इसे समाप्त मत करिए, बल्कि इसे बचा कर रखिए। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है देश के प्रति। और साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा करिए। आने वाली नस्लें भी इस पृथ्वी पर, इस भारत के नक्शे पर अपना जीवन निर्वहन कर पाए, तो केवल सारी ऑक्सीजन आप ही लेके चले जाएंगे? नहीं। गांधी जी ने बहुत पहले भी कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से अनुकूलतम प्रयोग करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए भी कुछ छोड़कर जाएं आप। केवल सरकार कहां कहां पर्यावरण की संरक्षण करेगी, वो पर्यावरण का संरक्षण करेगी, यहां हम धुएं चलाएंगे, तो कब तक संरक्षण होगा? तो पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व तो केवल सरकार का ही नहीं है। आर्टिकल 48 का के माध्यम से, आर्टिकल 51 का के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण करना हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा भी एक कर्तव्य है। और साथ ही साथ वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानववादी सोच को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक मनोवृत्ति क्या है? नवाचार लाइए, रेशनलिटी लाइए, तार्किकता लाइए, पुराने जंजीरों में मत बंधे रहिए, उस जंजीरों से निकलकर बाहर आइए जो धर्म रूपी जंजीर ने आपको जकड़ के रखा है और आज भी अपनी उन्हीं रूढ़ियों में बंधे हुए हैं, PhD और BA और MA करने के बाद भी। उससे बाहर निकलिए, तर्क के साथ सोचिए। दौर बदल चुका है, तकनीक का दौर आ गया है, तर्कों का दौर आ गया है। आपको रूसो, कांट, सुकरात, अरस्तु को पढ़ने का मौका मिला, गांधी, अंबेडकर और गोखले को पढ़ने का मौका मिला। जो सीखा है उस सीखने के बाद कम से कम अपने विचार बदलिए। इसलिए वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करिए, आप तकनीकी रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करिए और तार्किकता के साथ सोचिए, तर्क के अनुसार बातें करिए और मानववादी सोच को बढ़ावा दीजिए। जो आपका मानववादी सोच क्या होती है? मानववादी का सोच का मतलब आपके द्वारा उठाया गया कदम केवल आपके लिए लाभकारी ना हो बल्कि पूरे समुदाय के लिए लाभकारी हो। लेकिन करें क्या? हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है कि बचपन से एक ही चीज सिखाया गया है, फोकस ओनली ऑन यू, यू हैव टू कम फर्स्ट इन द क्लास ऑलवेज, नेवर सेकंड। एग्जाम है तो जाओ सीधा परीक्षा पे ध्यान दो, फोकस मत करो। बगल में कोई अगर परेशान है, परेशान रहने देना। कोई गिरा हुआ पड़ा है तो उठाने की आवश्यकता नहीं, वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर 1, नहीं तो पड़ोसी को जवाब क्या देंगे। किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को यह नहीं सिखाया कि नंबर 1 से आना बेटा जरूरी है, कि स्कूल जाते समय अगर कोई लाचार बेबस है पहले उसकी मदद करना। कोई दादाजी अकेले लड़खड़ाता हुआ सड़क पे खड़ा है, पहले सड़क पार करना, एग्जाम छूटे तो छोड़ देना, तुम्हारे लिए पहले वो जरूरी है। हमारे दिमाग में बचपन में इतना कूट कूट के भर दिया गया, यू हैव टू कम फर्स्ट, तुम्हें प्रथम आना है।
और इस प्रथम आने की लालसा ने हमें एकदम व्यक्तिगत बना दिया, स्वार्थी बना दिया हमें। अपने सिवा हमें किसी कुछ दिखता ही नहीं है। हम सड़क पर पाते हैं एग्जाम देने के लिए, हमारे सामने कोई बड़ा हादसा हो जाए, हमारे पैर नहीं थमेंगे। पैर थमता है संवेदनशीलता के माध्यम से कि हम इसकी मदद करें, लेकिन दिमाग में पापा को मार्कशीट दिखाना है, आप छोड़ देते हैं उस व्यक्ति को और आप सीधा कहाँ जाते हैं, घर पहुंचते हैं। ये कौन सी सोच है? ये हमारी इंडिविजुअल सोच है, हमारी व्यक्तिगत हित के सोच है। लेकिन संविधान कहता है मानववादी सोच को बढ़ावा दीजिए। आपके द्वारा उठाया गया कदम केवल आपका लाभ नहीं, समाज का लाभ होना चाहिए। ऐसी सोच को बढ़ावा दीजिए, यह आपका कर्तव्य बनता है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। और आगे चलते हैं। इसके साथ साथ अरे सुकरात तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने शिष्यों के सामने मौत पे रिसर्च कर दिया, कहा मर के दिखाता हूं सच्चाई कैसे सामने आती है। और बाद में एक कहावत है, अगर कोई इसमें फिलॉसफी का स्टूडेंट होगा तो समझता होगा। एक कहावत कही जाती है, उस प्याले में जहर था ही नहीं सुकरात तो कब का मर चुका होता। ये रहस्य समझ में आया? उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात कब का मर चुका होता। जब सुकरात को जहर का प्याला दिया गया उसके विचारों को मारने के लिए, उसके तर्क को खारिज करने के लिए, तो सुकरात के शिष्यों ने कहा साहब पूरा बंदोबस्त हो चुका है, पीछे का दरवाजा खुला है, पूरी तैयारी हो चुकी है, नदी पार करके भाग चलेंगे, लेकिन आपको मरने नहीं देंगे, ये वादा है आपसे। तो मुस्कुराया सुकरात, मुस्कुराया अपने शिष्यों के सामने और सुकरात ने कहा बहुत छोटी सोच रखते हो, सुकरात के शिष्य हो, इतनी छोटी सोच, एक जान बचाने के लिए विचार ही समाप्त कर दोगे। अगर आज सुकरात बच गया तो ये विचार मर जाएगा, और अगर आज सुकरात मर गया तो मेरा वादा है ये विचार जिंदा हो जाएगा। वादा करो कोई रोएगा नहीं, और मैं पीऊंगा जहर का प्याला और जाऊंगा इस दुनिया से, लेकिन विचार हमेशा हमेशा के लिए तैरेगा इस ब्रह्मांड पे। और मौत पर रिसर्च कर दिया सुकरात ने। इसीलिए कहा जाता है सुकरात का विचार आज भी हमारे बीच जिंदा है। इसीलिए कहा जाता है उस जहर में तो प्याला था ही नहीं, उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात तो कब का मर चुका होता। सुकरात कहाँ मरा है साहब? सुकरात के विचार आज भी हमारे आसपास घूमते हैं। एथिक्स में पढ़ेंगे आप, एथिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे कि क्या सुकरात का विचार है, क्या कहता है सुकरात। उस सोच को बढ़ावा देना है, यह आपका कर्तव्य बनता है। साथ ही साथ सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। केवल देखिए आर्टिकल 15 के तहत केवल आपको अधिकार ही नहीं मिला है कि आप सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचिए, बल्कि आर्टिकल 15 के तहत आपका भी एक कर्तव्य है जो देश की संपत्ति है। जैसे अपनी दीवारों को चमकाते हैं, जैसे अपने बेडरूम की चादर को हमेशा सिकोड़ने नहीं देते हैं, तो कम से कम देश की संपत्ति को भी ऐसे सिकोड़ने मत दीजिए। वैसे उसको भी अगर आप सजाते रहेंगे, वैसे उसकी भी हिफाजत करते रहेंगे, तो जैसे आपका मकान चमकता है, आपका घर चमकता है, आपका डाइनिंग रूम चमकता है ना, ऐसे पूरा भारत चमकेगा। लेकिन ये कर्तव्य निभाइए तो पहले आप, और हम, तब जाके ऐसा संभव हो पाएगा। और साथ ही साथ हिंसा से दूर रहिए, यह आपका परम कर्तव्य है। हिंसात्मक मत बनिए, एग्रेसिव मत बनिए, क्योंकि हिंसा से तो हमने आज़ादी नहीं प्राप्त की है। अगर देश के भीतर हिंसाएं होंगी तो देश की विकास रुक जाएगा। इसलिए आपका एक कर्तव्य यह भी है कि हिंसा से दूर रहें, और साथ ही साथ व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करें। खूब पढ़ें, जाएं जापान, ऑक्सफोर्ड, जीएस वर्ल्ड और भी जो संस्थान आपको मिले, पढ़िए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाइए, खुद लाइए। आप जो कर रहे हैं व्यक्तिगत विकास, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं सामूहिक श्रेष्ठता लाने के पीछे। हमारे सामने 10,000 लोग आएंगे तो 10,000 लोगों को मैं नरिश करने का प्रयास करूंगा, उनको सिखाने का प्रयास करूंगा, उनको पढ़ाकर एक अच्छा व्यक्ति बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि अपने समाज के भीतर एक सामूहिक श्रेष्ठता ला सकें। और आप स्वयं पढ़कर अपनी श्रेष्ठता को लाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से कार्य करिए ताकि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से श्रेष्ठता आए। खूब ज्ञान को अर्जन करिए, खूब पढ़िए। इससे देश का क्या फायदा है? जब प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, तब राज्य का विकास होगा, तब राष्ट्र का विकास होगा, तब देश हर सफलता की इबारत को छू पाएगा। इसलिए आपका काबिल बनना बहुत जरूरी है देश के लिए। आप देश की एक व्यक्ति नहीं है, एक कड़ी है, और एक भी कड़ी कमजोर हुई ना तो पूरा देश बिखर जाएगा।
सुकरात का ही स्टेटमेंट है ये। एनी चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कोई जंजीर सिर्फ उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। कितनी भी मजबूत जंजीर बनाई जाए और उसमें एक कड़ी कमजोर हो, उसमें एक जोड़ हो और दोनों सिरे से उस जंजीर को खींचा जाए, वो जंजीर कहां से टूटेगी साहब? वहीं से जो उसकी सबसे कमजोर कड़ी थी। तो उस जंजीर की मजबूती का पैमाना क्या था? वो जंजीर कितनी मजबूत मानी जाएगी जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। और आप सब इस देश की कड़ी हैं और ये भारत एक जंजीर है और एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा का पूरा राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व का विकास करिए, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से श्रेष्ठता लाने का प्रयास करिए ताकि देश भी हर तरक्की की ऊंचाइयों को छू पाए। और इन सब के लिए साक्षरता चाहिए और साक्षरता के लिए प्रत्येक माँ बाप का दायित्व भी बनता है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का उचित माहौल दे ताकि पढ़ने लिखने का सबको मौका मिल पाए और वो भी देश की तरक्की में अपनी बेहतर भूमिका को अदा कर पाए और आपके परिवार को भी लेकर के आगे बढ़ पाए। ये आपके कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य आज पहली बार समझ में आए या संविधान पढ़कर इससे पहले भी आपने लोगों ने इन कर्तव्यों को इसी प्रकार से समझा था? आयुष पाठक, गायत्री, नीरज कुमार, सारे लोग कमेंट करके बताइए जितने भी लोग क्लास में हैं, क्या पूरा का पूरा कर्तव्य समझ में आ गया या नहीं? अब एक एक शब्द पे एक आंसर राइटिंग आ जाएगा, एक एक शब्द पे तो 50-50 शब्द लिख के आएंगे आप। इतना मैंने आपको समझ इसमें डेवलप करने का प्रयास किया है। और इसको इसलिए मत सीखिएगा कि आंसर राइटिंग करना है, इसको इसलिए भी सीखिएगा कि ये वाकई आपके लिए कर्तव्य है। आज के बाद इन कर्तव्यों का निर्वहन करिएगा। अभी जब एथिक्स पढ़ोगे ना, ऐसे बहुत सारे मूल्य सीखोगे, ऐसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे आप। इसीलिए कहा जाता है सिविल की तैयारी करने का एकमात्र मकसद सिविल को क्रैक करना नहीं है। सिविल का तैयारी करने वाला व्यक्ति ना कम से कम एक कायदे का इंसान बन जाता है। वह व्यक्ति अगर कायदे से किसी ने सिविल की तैयारी की है, वह किसी भी चौराहे पे खड़ा रहेगा ना, सबसे अलग नजर आएगा कि वो हल्का आदमी नहीं है। पूरे पीसीएस और आईएएस का पाठ्यक्रम ही इस प्रकार से है, जिसने अगर पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ लिया तो अपने आप में वैसे ही अद्वितीय है। वो परिणाम तो अलग बात है यार, कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं सिलेक्ट हुआ, वो हल्का आदमी नहीं होता, फिर वो अपने आप में खुद ही अद्वितीय व्यक्ति है। सुनीता, गायत्री, उमेश कुमार, रचना त्रिपाठी, शिव पूजन त्रिपाठी। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास की संभावनाएं ना के बराबर है। फिलहाल करंट अफेयर की सुबह क्लास है। कल करंट अफेयर के पूरे दिसंबर माह का करंट अफेयर का रिवीजन होगा मॉर्निंग में 7 बजे। तो करंट अफेयर की क्लास में सभी लोग मिलिएगा। कल पूरे महीने भर का आपका रिवीजन है और मेरी तरफ से तहे दिल से आप सभी लोगों को एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2022 में कोशिश करिए ऐसा कुछ बनिए जो 2021 में रह गया उसे 2022 में प्राप्त करिए। जो कमियां 21 में हुई 22 में मत होने दीजिए। अगर 21 की तरह 22 भी रह गया तो आप ठहरे हुए पानी की तरह हैं और ठहरे हुए पानी में क्या होता है वो आपको पता है। पानी हमेशा चलते रहना चाहिए। इसलिए 2022 के लिए कुछ बेहतर लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के लिए कुछ बेहतर मार्ग भी अपनाइए ताकि उस मार्ग के माध्यम से उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाएं। बस व्यक्ति में केवल एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, नंबर 1 बनने की आदत होनी चाहिए। हमसे बेहतर कोई नहीं, जहां खड़े होंगे वहीं से पानी निकलेगा। ये भरोसा अपने आप पर होना चाहिए, अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर कि जो करूंगा नंबर 1 करूंगा, हमारे आगे और कोई नहीं आएगा। ये सोचकर जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपकी आत्मा आपको मेहनत करने पे मजबूर कर देगी कि उठो, आखिर नंबर 1 जो बनना है। और जब पहले से मान लोगे हारना ही है तो ठीक है, जैसे जीवन चल रहा है, लेकिन यू हैव टू बिकम नंबर 1। और नंबर 1 बनने के लिए पागल बनना पड़ता है और पागल बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। 2022 आपका है, किसी भी कंडीशन में परिवर्तन चाहिए इसमें। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।